नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत रेणु रेणु आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय गुरुजी रेणु आंटी, ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, कैन यू हेयर मी? यू आर ऑडिबल आंटी, संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरुजी। ओके। सबसे पहले गुरुजी को नमस्ते। जय गुरुजी। सारे साथ संगत को मेरी बहुत बहुत नमस्ते। जय गुरुजी। एंड वात्सल अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भगवान का, मेरे गुरुजी का सत्संग कर सकूं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। गुरुजी की बड़ाइयाँ करना, जो करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला होता है। सो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु साथ संगत जी, मैं क्या बोलूं गुरुजी के बारे में। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी के टाइम में भी किया तो भी मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूंगी। जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। जो मेरे एक्सपीरियंस रहे गुरुजी के साथ और आज तक हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमको अपने चरण शरण में रखा है, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। पहले जितनी थोड़ी संगत होती थी और इसके बाद आज तो हम बता ही नहीं सकते कि करोड़ों में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ गुरुजी की शक्ति का, गुरुजी का गुणगान ना हो, गुरुजी के सत्संग ना हो। एक-एक दिन में, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, गुड़गांव हो, कहाँ हो, 10-10, 15-15 सत्संग होते हैं। और गुरुजी डोगरी में सबको मालूम है कि डोगरी में गुरुजी ने जन्म लिया। एक शिव जी ने ऊपर से एक अपना महाशिव के रूप में गुरुजी आए। बचपन से ही वो दिव्य शक्ति रहे हमेशा। गुरुजी की धीरे-धीरे ख्याति बढ़ी। छोटेपन से ही, बचपन में ही स्कूल जाते थे तो भी उनके जो प्रिंसिपल थे वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कभी गुरुजी अपने स्कूल के क्लास में होते थे, कभी चले जाते थे। एक दफ़ा जनरल कपूर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, तो ये प्रिंसिपल आए और प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया। वो बहुत दफ़ा गुरुजी इंट्रोड्यूस कराते थे। तो जनरल कपूर को बोला कि कपूर अंकल, ये मेरे प्रिंसिपल हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो गुरुजी ने उनको नमस्कार किया, जय गुरुजी बोला। जब गुरुजी की संगत खत्म हो गई तो उन्होंने गुरुजी ने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि आपको कब पता चला कि गुरुजी कोई महान आत्मा हैं या कोई दिव्य शक्ति हैं? कहते शुरू में तो मुझे नहीं पता चला, पर वो एक आपने देखा होगा कि कभी वो गायब हो जाते थे, कभी क्लास में होते थे और इंक भरते थे। तो गुरुजी ने प्रिंसिपल ने पकड़ा था उनको कि हाँ, तू बहुत इंक भरता है, फूँक लगा के ज़रा मेरे कमरे में आओ, तो फूँक लगा के मेरे पेन में भरो। तो प्रिंसिपल साहब ने अपने नए पेन निकाले, अच्छी तरह लिख के देखा जो नहीं लिख रहा था, और उस वक़्त गुरुजी ने उसमें फूँक मारी और लिखना शुरू हो गया। तो प्रिंसिपल साहब ने उनके पैर छू लिए। छोटे से ही थे तब तो, 10-11 साल के। और तब उनको ये पता चला कि ये कोई महान शक्ति है, ये कोई छोटी-मोटी ये नहीं है, ये तो कोई न कोई वहाँ ऊपर से आया है, कोई अवतार लेके। इस तरह से बड़े होते गए। उन्होंने पूरी एजुकेशन ली, जैसे हर एक माता-पिता हैं, जब पैदा हुए तो क सुना है हमने, क्योंकि मैं तो 99 में जुड़ी होती थी। उससे पहले भी मैंने 85 में भी सत्संग सुना था, जो हमारे के आर्मी के जनरल को ठीक किया था, जो मौत के मुँह में थे। जनरल साहब थे, जनरल अजय सिंह। तो सुनती तो थी कि कोई जालंधर के बाबा हैं, पर मैं कभी बाबा लोगों में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैं आर्मी फैमिली से हूँ, तो मुझे तो ये सब नहीं था। उन दिनों बाबा लोगों का कोई अच्छा रेपुटेशन भी नहीं था।
पर ये तो बाबा नहीं, ये तो साक्षात रब हैं। और कितने सालों से फिर ऐसे बड़े हुए, उन्होंने डबल एमए किया, पूरी एजुकेशन ली, पर उनके माता-पिता खुद बताते हैं जब जन्म लिया तो इतनी दिव्य रोशनी हो गई थी और बहुत सारे नाग पूरे कमरे में भर गए थे डुगरी में। तब माताजी को पता चल गया था कि ये ज़रूर कोई दिव्य शक्ति मेरे घर में जन्म लिया है। और वो मतलब हम तो इनके माता-पाता पिता को भी नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए हमारे गुरुजी को जन्म दिया और आज एक हम पूर्ण गुरु से जुड़े हुए हैं। और गुरु ने हमको कितना जोड़ा है, कितना बड़ा परिवार बनाया है और कितने हम खुश हैं। हमको जीने का मकसद मिल गया है। पहले हम इन चीज़ों में लगे रहते थे, पार्टी हो रही है, आर्मी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे बड़े किए, बच्चों की नौकरी नहीं, मतलब झंझटों में लगे रहते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे को सुख शांति नहीं थी, क्योंकि मैं शिव जी की हमेशा पूजा करती रही हूँ, तो मुझे बहुत शांति थी, वैष्णो माता को भी मानती हूँ। तो जब गुरुजी से मुलाकात कैसे हुई, इसका तो मैं बताऊँगी, तो मैं थोड़ा-सा गुरुजी के बारे में सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि ना तो कोई पुरानी संगत है, ना कोई नई संगत है और हम लोग मिले हैं, ये हमारा बहुत हम भाग्यशाली रहे। पर आज मैं जो नई संगत है, उसको बहुत-बहुत आशीर्वाद और नमन करती हूँ। वो महान हैं जो आज जुड़े हैं, जो 1-1 महीना, 1-1 साल से जुड़े हैं, उनमें जो भक्ति है, वो देखते ही बनती है। क्योंकि हम जाते हैं सत्संग में, हमें बुलाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। हाथों कोई-कोई तो हाथों को छूता है कि आपने गुरुजी को छुआ है। हमको बहुत बुरा लगता है कि नहीं, हमें ऐसा मत करो कि हमने छुआ है तो आप हमें कोई गुरु मान लें, हम कोई गुरु नहीं है। हम तो अभी भी गुरुजी की जो वचन है, उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा गुरुजी के वचन थे कि अच्छा बंदा बनो, ये 7 जो हैं गलत अहंकार, द्वेष जितने भी गलत चीज़ें हैं, इनसे दूर रहो, सबसे प्यार करो और गुरु से प्यार करो। अपने गुरु से प्यार करो, गुरु को याद करो। इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रही और हम गुरुजी के उसमें रमते गए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आर्मी फैमिली है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अशोका होटल में काम करती हूँ और करती थी। 2003 तक मैंने नौकरी की। सन 80 में मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्ट हुए थे, तो और मेरे बच्चे तब तक आर्मी जॉइन कर चुके थे, कैप्टन थे। दोनों लड़के कैप्टन थे और मेरे दामाद ब्रिगेडियर रैंक थी उनकी। एयर फोर्स में थे, वो भी शौर्य चक्र थे। तो ये आर्मी फैमिली थी, तो बड़े आराम से हम दिल्ली में पोस्ट हो गए। दिल्ली में हमें खबर आई, कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई। कारगिल की जब लड़ाई शुरू हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत ही कट्टर सोल्जर हैं। मतलब अगर उनके 10 बेटे भी होते तो वो कभी किसी लाइन में नहीं जाने देते। वो कहते नहीं, देश की सेवा करो। आज अंकल मेरे साथ हैं और आज भी उनको आर्मी से उससे बहुत प्राउड हैं कि मैं आर्मी ऑफिसर रहा और मैंने अपने देश की सेवा की। ऐसे ही मैं अशोका होटल में तो नौकरी करती ही थी और मैंने बहुत दफ़ा गुरुजी को वहाँ कन्वेंशन हॉल में मैंने देखा था 86, 87, 96, 7 में। मैंने कहा ऐसे तो गुरुजी बहुत आते हैं, शायद कोई ऐसे ही होंगे। तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगी थी और मैंने तब गुरुजी को देखा था। 96 की बात है, किसी की मैरिज थी, उसमें गुरुजी आए थे, तो कन्वेंशन हॉल में इनका बहुत बढ़िया वो लगा था, फूलों की हट बनाई गई थी। तो मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि जाके देख लो सब कुछ ठीक है, कि बहुत बड़े लोगों की शादी है, उसमें उनके कोई गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि मैंने देखा ज़रूर था कि बैठे हुए हैं गुरुजी और होंगे गुरुजी होंगे। पर मैं जब गुरुजी से मिल ली तब देन मुझे ध्यान आया कि हाँ, गुरुजी अशोका होटल भी आते थे, शादियाँ में आते थे। जल मल्होत्रा की भी 2002 में शादी हुई थी बेटी की। तो भी गुरुजी वहाँ पधारे थे और आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे ज़िंदगी चल रही थी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, अंकल ने, कर्नल अंकल ने, कि तुम जल्दी आ जाओ और लड़ाई शुरू हो गई है कारगिल की। और जो मेरा बेटा है राजीव,
वो कारगिल की में पोस्ट हो गया, श्रीनगर में था। तब 6 महीने पहले शादी हुई थी खाली। 6 मंथ्स थे तो ही वाज़ ऑन हनीमून और वहीं थे तो मेरी बहू रानी एयर वहाँ से वापस आ गई, उसको ऑर्डर मिले होंगे। ये बाहर द्रास में कारगिल को द्रास भी बोलते हैं। वहाँ इसकी पोस्टिंग हो गई और मेरी बहू रानी वापस आ गई, तो मेरे पास यहाँ दिल्ली में। तो वो अपने मायके में थी, इतने में मेरे को हस्बैंड ने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से गाड़ी ड्राइव करो और घर पहुँचो और अपने शिव जी को दिया लगाओ कि सब कुछ अच्छे हो। राजीव घायल हो गया है लड़ाई में और वो श्रीनगर में मैं वहाँ द्रास से उसको ले गए थे हेलीकॉप्टर में। ही वाज़ वेरी सीरियस। उसके जो स्प्लिंटर थे, जो तोपें चलाते थे पाकिस्तानी, वो अंदर कान के पीछे से ब्रेन में आर-पार हो गए हैं, माथे में अटक गए हैं और वो डॉक्टर्स के पास ऊधमपुर एक बेस बना दिया था कि आर्मी के जो भी जवान हों, चाहे आर्मी के ऑफिसर हों, जो घायल होते थे उनको श्रीनगर ले जाते थे, बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे तो उनको ऊधमपुर ले जाते थे पंजाब में। वहाँ बेस था, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरता था। तो हम लोगों ने जल्दी से अपनी बहू रानी को, प्रीति को बुलाया और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। हमें कुछ समझ नहीं आई कैसे जाएँ, ऊधमपुर कभी नहीं गए। हमने ट्रेन में बैठ गए जैसे कोई बिना सीट के, जो जो डब्बा मिला उसी में हम चले गए और मैं अपना नमः शिवाय और शिव चालीसा बोलती रही क्योंकि मैं शिव जी की हमेशा से बचपन से ही बहुत भक्त रही हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मुझे शिव जी ही मिल जाएँगे, महादेव के रूप में मिलेंगे, ये मेरा अहोभाग्य है। उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी शुक्राना करूँ, तो भी कम है। हम वहाँ पहुँचे, मेरे हस्बैंड ने वहाँ रिंग किया पठानकोट से, डॉक्टर ने कहा हमने जो हम कर सकते थे, हमने उसका जो छोटा ब्रेन होता है लेफ्ट में, उसको रिपेयर कर दिया है, आगे भी जो अटक गए थे टुकड़े, वो जो होते हैं लोहे के, उसको भी जो बड़े-बड़े निकाल दिए हैं। आप सीधे आइए, आपको गाड़ी भेजी जाएगी। आप उधमपुर पहुँचिए और आप हम न्यूरोसर्जन से मिले। हम कोई 2 बजे के करीब रात को पहुँचे, मेरी बहू भी मेरे साथ थी, मेरी बेटी जिसने हमेशा अपने हस्बैंड का साथ दिया, कभी नहीं छोड़ा और वो भी आज बहुत बड़ी गुरु भक्त है। गुरुजी के बिना कुछ नहीं करती, क्योंकि गुरुजी ने उसके पति को जीवित किया। तो वो उस वक़्त तो गुरुजी को नहीं जानती थी, पर जैसा इन-लॉज़ बोलते हैं, हम लोग उधमपुर पहुँच गए। न्यूरोसर्जन ने कहा कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, पर मेरे हमको लगता है कि ही इज़ गॉन इंटू अ कोमा। वी हैव डन आवर बेस्ट। तो हम सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि कभी बाई चांस उसको अगर होश आया, तो वो आँख से नहीं देख पाएगा, क्योंकि और चल पाएगा या नहीं पूरी बॉडी या पैरालिटिक ही रहेगी, ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि ये तो उठने पे ही पता चलेगा। और हमने जब मैंने पूछा कि क्या उसने आप होश आया? कहती सिर्फ़ एक दफ़ा हमने पूछा, कैप्टन व्हाट इज़ योर नेम? तो ही सेड कि माय नेम इज़ कर्नल नरेंद्र सिंह सो एंड सो, आईसी वगैरह जो होते हैं, नंबर होते हैं। अपने फ़ादर का नाम लिया कि मैं वो हूँ। तो मतलब अपना नाम भूल गया होगा या जो कुछ भी है, जो भी भगवान की मर्ज़ी, वो कोमा में चला गया। हम डॉक्टर्स के पास पूछते रहे, बैठी रही, हम लोगों को कमरा दे दिया गया। हमने वहाँ पर शिव जी का एक दिया, अखंड दिया जला लिया। मेरे हस्बैंड हनुमान जी को बहुत पूजा करने लगे और हम बस ड्यूटी से जाते थे, सारा परिवार ने साथ दिया। बड़ा बेटा भी पहुँच गया, दामाद, बेटी सबने बहुत साथ दिया। मेरी बहू रानी मेरे साथ थी। हम जाते थे, ड्यूटी करते थे और डॉक्टर से पूछते थे तो थप्पड़ जैसा मार देते थे कि हमें नहीं मालूम है कि ये कब उठेगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा या क्या है, ये तो आप भगवान से प्रार्थना करो। तो मैंने तब साईं बाबा को भी मानती थी, तो मैंने न्यूरोसर्जन को ढूँढते-ढूँढते गई और मैंने बोला कि डॉक्टर ये कितना ठीक है? कहते हैं इसका ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है, पर ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ ही इज़ यंग। ही वाज़ 30 इयर्स ओल्ड दैट टाइम इन 98 एंड में, 9 में, हाँ। इसके बाद क्या हुआ कि 1 मिनट, इसके बाद वहाँ डॉक्टर्स ने, हम लोग हाथ पकड़ के रखते थे। हम मैंने बोला, "क्या मैं अपनी शिव चालीसा रख सकती हूँ इसके साइड में या कोई मूर्ति शिव जी की?" कहते, "नहीं, मूर्ति नहीं रख सकती।" तो मैंने क्या किया, चोरी से अपनी शिव चालीसा निकाली जो मेरी पुरानी नानी के टाइम की थी। वो मैंने उसके तकिए के नीचे रखी और मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप और शिव चालीसा
बोलती रहती थी। फिर मेरे पास एक लोधी से एक साईं बाबा की छोटी-सी मूर्ति थी, वो इन्होंने अलाउ कर दी तो मैंने टेबल पर रख दी। हम लोगों की ड्यूटी लगी रहती थी, देखते रहते थे। वहाँ कोई शिव जी मंदिर था, वहाँ गए कि इनको होश आ जाए मेरे बेटे को मैं और इतना मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि माँ-बाप पे क्या बीतती है, जब एक जवान लड़का जिसकी 6 महीने पहले शादी हो, इतना अच्छा कर रहा हो आर्मी में और वो एक बिस्तर पे पड़ा है, मौत से जूझ रहा है। सो इस उस टाइम जो है एक हमारे अंकल यहाँ थे जो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे कर्नल गिल, उनके परिवार को भगवान हमेशा गुरुजी अच्छा रखें। उन्होंने जाके गुरुजी से बोला, उनको हमने फ़ोन कर दिया था कि ऐसे-ऐसे हो गया है, मेरे हस्बैंड ने किया होगा, फ्रेंड है। सबको पता चल गया था कि दिल्ली में ऐसे घायल हो गया है। तो उन्होंने गुरुजी से जाके बोला कि गुरुजी मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके बेटा जो है घायल हो गया है, मौत के मुँह में है, कोमा में चला गया है, आप क्या करें? तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरे दिन भी जब वो गए, जब उन्होंने फिर पूछा कि गुरुजी कुछ करिए, उसको ब्लेस करिए जो वो होश में आ जाए। तो गुरुजी ने एक जवाब दिया कि "ओनू दिल्ली आने दे, तो मैं ब्लेस करूँगा।" अब उन्होंने ये बोला जो अब हमें बात याद आती है कि दिल्ली आने दे तो मतलब ये है कि दिल्ली तो जब ही आएगा ना जब कोमा से निकलेगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ भी चली और मामा माता पार्वती वो माता जो है वैष्णो देवी ने मुझे दर्शन दिए, तो मैं न्यूरो सर्जन के पास गई कि मुझे माता कह रही हैं कि डॉक्टर को बोलो इनको नाक से खाना दो तब ये कोमा से निकलेगा। उन्होंने कहा ये तो चोक हो जाएगा, मर जाएगा, ये नहीं कर तो वही पहले तो ब्लड चढ़ा हुआ था, फिर वो जो बॉटल चढ़ती है वो चढ़ती रहती थी ग्लूकोज़ की। और कुछ भी नहीं करते थे, बस वो इंजेक्शन वगैरह इलाज करते थे और अंदर से माथे से एक-एक कटोरी भर के खून निकलता था। छोटी-सी पाइप से खींच के निकालते थे जिससे ये कि डेथ ना हो जाए, अंदर खून ना बढ़ जाए। हमने बहुत टाइम खराब देखा, पर हमारे हस्बैंड ने हमको इतना स्ट्रॉन्ग हम आर्मी वाले बन जाते हैं कि जब हमने दिया है बच्चा आर्मी में, मेरे दोनों बच्चे आर्मी के हैं, एयरफ़ोर्स में वो थे अपने दामाद मेरे, तो हम लोगों को इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमें डर नहीं लगता। अगर बच्चा देश के लिए शहीद भी हो जाए, तो कोई बात नहीं, हम लोगों को ऐसा शुरू से ऐसा पक्का बनाया जाता है। सो बुरा तो लगा है, रोई मैं थोड़ा बहुत कभी, पर मैंने अपना स्ट्रॉन्ग बने रहे, मेरे हस्बैंड भी, पूरा परिवार स्ट्रॉन्ग बना रहा और वो गुरुजी की कृपा से अब बीच में क्या-क्या हुआ हम लोगों के साथ तो 2 महीने के बाद में उसने आँख खोल दी। जब उसको खाना दिया नाक से, जो माता रानी ने बोला था, पार्वती जी ने बोला था, तो खाना नाक से देना शुरू किया उन्होंने जूस, ये वो तो मैं मौसम्मी का जूस और ये है ज काफ़ी चीज़ें उसके कस्टर्ड वग़ैरह डालते रहे और उसको 1 महीने के बाद में उसने मेरा मैं हाथ पकड़ के बैठी थी, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि उसने मेरा हाथ को दबाया है। मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आया, थप्पड़ जैसा मार के चला गया कि अरे! नहीं, नहीं आपकी शक है, इसको तो नहीं हो सकता, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, आँख देख के चले गया। थोड़े दूसरे दिन उसने आँख खोल दी और मैंने सोचा कि अब तो वो डॉक्टर ने बोला था कि ये आँख से देख नहीं पाएगा, अब क्या करें? तो इतने में मेरे दामाद आए और वो अच्छी-सी टी-शर्ट पहनी, तो उसकी याददाश्त चली गई थी बिल्कुल। बिल्कुल, उसको किसी की पहचान नहीं थी, पर मेरे सन इन लॉ को सर बोलता था, जीजा जी नहीं। तो बस उनको बोला पहली दफ़ा कि सर, यू आर वियरिंग अ वेरी नाइस टी-शर्ट। तो हमें पता चला कि ये देख सकता है, डॉक्टर ने कहा, बहुत-बहुत बच गया आपका बच्चा कि ये आँख की जो नस है, वो टच तो की थी पर वो डैमेज नहीं हुई। इस तरीके से अब बीच में अभी टाइम इतना कम होता है, इसलिए मैं आगे बताऊँ कि फिर हमको वहाँ से आरआर में से आरआर लाया गया। तब तक उसको कोई याददाश्त, कोई पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं मालूम था और आप उनके मुँह में डाल दो खाने को तो खा लिया, पानी देना है तो पी लिया, अपने आप खाना-वाना भी नहीं खा सकता था, अपने आप नहा नहीं सकता था। वो सब हम लोग करते थे, मैं, मेरी बहू, हम लोग उनको तैयार करते थे। अब ये तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि जो बताना भी से भी बहुत दुःख होता है वो चीज़ें करने में, पर गुरुजी आ गए ना, शिव जी आ गए, साक्षात भगवान हैं, रब हैं, जिनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती। जन्मों-जन्मों तक मेरे गुरु मेरे
साथ है। मैं गुरु के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है, उसने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी। इसके बाद गुरुजी जब आ गए तो कर्नल अंकल जो थे अपने गिल, वो आए, कहते चलो गुरुजी ने बुलाया है। इन्होंने कहा गुरुजी वो दिल्ली आ गया है, बच्चा जो घायल है, अभी भी हालत काफ़ी ख़राब है। उसने कहा उन्हों ले आ। तो उन्होंने बताया, हमें नहीं मालूम था कि एम्पायर स्टेट कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा छतरपुर आ जाओ, मेरी लाइट ऑन रहेगी, क्योंकि गुरुजी 7 साढ़े 7 बजे बैठते हैं। तो मुझे कभी भी ये शक नहीं हुआ कि कौन से गुरु के पास ले गए। मुझे इतना, मतलब शुरू से ही ऐसा विश्वास हो गया था कि ये शिव जी ही हैं जो मुझे बुला रहे हैं और मेरे बच्चे को ठीक करेंगे। मेरे को वैसे नहीं लगा कि कोई ऐसे साधु वाले गुरु और जो खराब से गुरु होते हैं, चल रहे थे हिंदुस्तान में, वैसे हैं। ऐसा कुछ दिल में गुरुजी ने मुझे शायद यही ब्लेस करने के लिए मुझे जोड़ा, अपने चरण में शरण में लिया। आज भी उनके चरण शरण में हूँ। फिर 99 का कोई होगा, मई, जून, जुलाई तो निकल गया होगा। सितंबर में मैं गुरुजी के पास जब यहाँ आ गया, यहाँ भी इलाज चलता रहा, तो हम गुरुजी के पास हम गए और पहले हमें ले गए तो हम बैठे जाके, और जैसा उन्होंने बताया, इतनी खुशबू फैल रही एम्पायर स्टेट जैसे गुलाब है, तो मैंने सोचा देखो गुरुजी के पास जा रहे हैं, और 7:30 का टाइम हुआ था। तो कार बाहर खड़ी की, मेरे हस्बैंड मैं गए। मेरी बहू रानी उस दिन नहीं गई थी, तो बुलाया था। जैसा गुरुजी जब बुलाते थे, जभी आज्ञा होती थी, तभी एम्पायर स्टेट में आ सकते थे। गुरुजी ने उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी बोलते नहीं हैं, कोई उधर उपदेश नहीं होते, शब्द सुनेंगे। जैसे मैं माथा टेकूँ, ऐसे आप भी माथा टेक लेना। मैं वहाँ गई, वो आगे अंकल थे, कर्नल गिल, और उन्होंने जैसे माथा टेका, उन्होंने दूर से टेका, मेरे हस्बैंड ने टेका, माथा टेका, और गुरुजी ने उनको प्रसाद हाथ में पकड़ा दिया और जाके खाने लगे बाहर। इसके बाद मैंने टेका, तो मैंने गुरुजी को देखा, तो मैंने देखा सिंहासन पे पूरे येलो चोले में ऐसे बैठे महाराजा की तरह, और मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, जैसे नूर बरस रहा है। साक्षात ऊपर से कोई देवता आ गए हैं शिव जी। उनके चेहरा में इतनी लाली, इतना सॉफ्ट स्किन जैसे बच्चों की जैसी, आँखों में ऐसी रोशनी जैसे कि हमारे ऊपर हम हिप्नोटाइज़ हो गए। तो मैं तो गुरुजी के चरणों में, मुझे याद नहीं है कि गुरुजी ने सॉक्स पहने थे या नहीं, पर मुझे ठंडा-ठंडा लगा। मेरा ख़्याल है सॉक्स उस दिन नहीं पहने थे। तो मैंने गुरुजी के चरण में मैं पड़ गई, अंदर घुस गई, वो एक चौकी रहती थी, और मैंने रोई खूब। और गुरुजी के चरणों में आँसू मेरे गिरे। गुरुजी ने कहा उठो, उठो। उन्होंने उठे और उन्होंने कहा कोई गल नहीं, इत्थे बैठो। राइट साइड को एक जगह खाली थी, शायद गुरुजी ने ही मेरे लिए रखी होगी। वो ही करते हैं जो करते हैं, उनकी लीला तो अपरंपार है। हम ना जान सके हैं, ना अभी तक जान पाए। धीरे-धीरे जान रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। गुरु से सीख रहे हैं कि हम पूरा डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है। कोशिश पूरी करते हैं कि किसी का बुरा ना करें और गुरु में भक्ति लगाएँ, क्योंकि गुरु की को याद करना, भक्ति लगाना, और आज भी समाधि लेने के बाद भी उनके जो स्वरूप हैं वो बोलते हैं, हर एक को दर्शन देते हैं, उनके होठ हिलते हैं। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मंदिर में एंटर करिए, आपको सब मिल जाता है, कुछ नहीं माँगना। गुरुजी जो कर देंगे वो सबसे अच्छा देंगे। अब ऐसे करके हम जब गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने बिठाया, इतनी थोड़ी देर में चाय आई, हमने चाय प्रसाद पिया। इसके बाद गुरुजी ने बुलाया, लाइन में खड़े हुए, प्रसाद दिया। छोटे-छोटे हाथों से प्रसाद देते थे, और संगत जी पूरा हाथ में नहीं आता था। मुझे मिठाई का बहुत शौक है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और उसको हम बाहर खाते थे, जाके फिर हाथ धो के वापस आते थे। गुरुजी को मैं देखती रही, नज़र नहीं टिकती थी, गुरुजी मुझे देखते रहे, और मुझे क्या, वो तो सबको सबको ये लगता था कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। मैं इतनी खुश हुई कि उस दिन का मैं बयान नहीं कर सकती, जो हम एम्पायर स्टेट में जो गोल्डन डेज़ उनके साथ बिताए हैं, हमें बच्चों की तरह रखा। हमारे माँ-बाप भी नहीं रख सकते, जो उन्होंने हमें बच्चों की तरह सँभाला। इतने सत्संग हैं कि कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो भी, मैं पता नहीं क्यों आज गुरुजी ने मुझे वही आर्मी वाला सत्संग बेटे का कराया है,
नॉर्मली मैं हर टाइम वासन अंकल से कहती हूँ कि वासन अंकल इसके बाद भी तो बहुत सत्संग है, वो करूँ, पर वो गुरुजी चाहते हैं कि शायद पुरानी जो नई संगत है उसको भी पता चले कि हमारे गुरुजी में कितनी शक्ति है। वो एक मौत के मुँह से लड़े एक आर्मी वाले को निकाल सकते हैं, उसकी याददाश्त, उसकी पढ़ाई, उसका लिखाई, उसकी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। कैन डू एनीथिंग इन मौत के मुँह से निकाल सकते हैं। जब हम गए तो गुरुजी ने इतनी देर में बड़ी भड़दक सी मची। मुझे तो मालूम नहीं था, पहला दिन था। उन्होंने चटाई लगाई, वो थे जोशी अंकल वगैरह थे, सन्ना अंकल थे, तो सेठना अंकल और सारे थे। सुधा आंटी को उस वक़्त तो नहीं जानती थी मैं, बाद में जानी। काफ़ी सेवादार थे जो सेवा कर रहे थे। उन्होंने चटाई लगाई, उसमें 4 लोगों का थाली थी स्टील की, उसमें 8 रोटी थी। तो मैंने बोला ये हमें सामने रख दिए, क्या करें? तो वो जो पुरानी संगत होंगी, मैंने कहा जी इसका क्या करें? कहते हैं आप 2 रोटी हाथ में ले लो, इसमें चटनी है और मिर्ची वाली होती है, दाल सब्ज़ी थी। इतना स्वाद का लंगर, मैंने खा गई मैं बिल्कुल। और मैं खा के और कहते हैं बिल्कुल नहीं कि खाली इसमें दाना भी नहीं होना चाहिए हम लोगों ने। उन्होंने बिल्कुल एकदम साफ जैसे थाली होती है। इसके बाद हम ना अपने हाथ धोए बैठ गए आके, और फिर गुरुजी के शब्द थे, बड़े अच्छे-अच्छे शब्द चल रहे थे। तेरा अंत दिन न जाने कोई, ये वाला बहुत चलता था। बहुत गुरुजी के अपने पसंदीदा न जो गुरबाणी के सत्संग थे वो लाया करते थे। खान मार्केट जाते थे, कभी यहाँ गुरुद्वारा जाते थे बंगला साहिब, तो गुरुजी तब उस टाइम वो थी टेप चलते थे, फिर सीडी आई, तो वो उसी से अच्छे-अच्छे शब्द, उनके बहुत अच्छे शब्द हैं। मैंने वासन अंकल को दिए भी हैं पूरे, अगर कोई संगत चाहती है, तो वासन अंकल से ले सकती है, नहीं तो आप मेरे से ले सकते हो, जो गुरुजी के पसंद वाले जो शब्द हैं। इतना अच्छा लगता था संगत जी, बयान नहीं कर सकते उसको। फिर गुरुजी ने बोला कि रेणु आंटी, अब मेरे को नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या बोला, मुझे क्या मालूम कि आंटी अंकल कहते हैं। फिर कहते हैं रेणु आंटी तुसी नहीं जाना, तुसी बैठो। सारे लोग आज्ञा लेके चले गए, तो अब तो हमें मालूम है आज्ञा लेनी पड़ती है। उस वक़्त हमें नहीं मालूम था, सब आज्ञा ली और चले गए। मेरे को कहते हैं आप इधर आओ, कर्नल अंकल तुसी इथे आओ। तो मैंने गई, मैंने कहा गुरुजी हाँ जी गुरुजी, हाँ जी अंकल, ऐसे बोला मैंने। गुरुजी बड़े हँसे, कहते हैं हाँ, हाँ, चंगा, चंगा अंकल, मतलब अंकल आंटी ही बुलवाते थे। तो गुरुजी को फिर मैंने सबने बोला गुरुजी बोलो, तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। कहते हैं बेटे को ला सकते हो हॉस्पिटल से? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते कल ले आओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। कहते चिंता ना करी। ऐसे करके बोल के मैं आ गई, मैं बहुत खुश थी। रास्ते भर मैं इतना खुश कि जैसे मेरे को तो दुनिया की सारी नेमत मिल गई, मेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन हम तैयार हुए, बहू थी, मेरे बेटा था, उसको तैयार किया, घर में था। लेके आए थे अस्पताल से छुट्टी करके, घर में ही था। तो उसको तैयार किया, जीन्स वगैरह पहनाई और तैयार करके और उसको लेके आए। और उसको सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी पैर में दिक्कत थी, क्योंकि इतनी पहाड़ी से गिरा था, घुटने में भी प्रॉब्लम थी। तो पकड़-पकड़ के लाए और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। मैंने उसको बोला, जो जबकि वहाँ एक आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, पर मुझे बोलना पड़ा अपने बेटे को कि ये देखो, ये गुरुजी हैं, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, जय गुरुजी बोलो। पर उसको तो कुछ नहीं मालूम कि ये कौन है, याददाश्त ही नहीं थी, तो मैं क्या बताऊँ? उसे क्या मालूम कौन गुरुजी हैं? वो नज़रों से टकटकी लगा के गुरुजी को देखता रहा। गुरुजी सब समझ गए, क्योंकि जो गुरुजी के पास जाता था, उसको पिछला, अगला सब मालूम था। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, ऐसे अंकल को बुलाया और अंकल को बोला इसके हाथ मेरे सामने करो। नीचे अंकल ने हाथ किया, उसको लड्डू या ये जो भी था प्रसाद था, मुझे याद नहीं। मेरे को लगता है बूंदी का था, पर बेटा बोलता है कि नहीं, बाद में अभी याद आती है कि ते मिल्क केक था। ख़ैर उसको खिला के थे, बाहर जाके खिला के लाओ, बिल्कुल पूरा खत्म करना। वहाँ से खिला के लेके आए और फिर इसके बाद मेरे बेटे बैठा, जो बैठ नहीं सकता था ज़मीन में, वो ज़मीन में बैठा। उसको इतनी तकलीफ़ थी बैक में और घुटने से तकलीफ़ थी कि बैठ नहीं सकता था ज़मीन में। वहाँ देखो 2 घंटे बैठा, संगत सुना,
लंगर भी खाया, मिर्ची भी लगी, आँखों में पानी भी निकला, पर गुरुजी ने ऐसे हाथ कर दिया कि कोई गल नहीं, मतलब मेरे को समझा दिया इशारे से कि कोई गल नहीं, खाने दो। और तब पता चला कि जो ये गुरुजी मिर्ची की चटनी बनवाते हैं, गुरुजी के संगत जी जो ब्लेस करने के जो वो हैं, बहुत ही निराले। कोई अगर शुगर वाला है तो उसको जलेबी, किसी को कुछ जलन हो रही है, एसिडिटी, तो उसको मिर्ची, और आज भी ऐसा हो रहा है। मतलब ल आप उस लंगर के अंदर एक भी जना लंगर में खा लिया, तो सारा परिवार का उद्धार हो जाता है। अब मैं बार-बार बड़ाइयों में आती हूँ, मैं बड़ाई तो मैं सभी क दुनिया कर रही है करोड़ों में। अब मैं सुनाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो फिर बेटे को किया, व बेटे को हाथ जुड़वाया मैंने, वो नीचे तो झुक नहीं सकता था, और उसको पढ़ कर के उठाया, आ गया घर पे। गुरुजी कहने लगे, "रेणु आंटी।" मैंने अंकल से पूछा, "आपने इनको नाम बताया?" कहते, "नहीं जी मैम, मैं क्यों बताऊँगा, आप तो सीनियर है, मैं तो नाम भी नहीं लेता। गुरुजी को सब मालूम है।" तब मुझे धीरे-धीरे पता चला कि गुरुजी को नाम भी मालूम है। उन्होंने रेणुका सिंह नहीं बोला, जो घर में रेणु बोलते हैं तो वो रेणु आंटी बोला। और कि रेणु आंटी, इनको इसको अब अस्पताल में की दवाई चलने दो, मैं ब्लेस कर दिता है, तुसी आंदे रहो, बस तुसी आंदे रहो, इसको दवाई चलने दो, मैं ब्लेस कर दिता, ये बोला। अभी वो चला गया। फिर इसके बाद जाने लगे, तो गुरुजी ने फिर दोबारा आवाज़ लगाई, "रेणु आंटी, 1 मिनट इधर आओ।" तो अंकल तो उसको बेटे को बाहर ले गए। मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" कहते, "ऐसा है, कल ज़रूर आना।" दूसरे दिन पता नहीं थर्सडे था। उन दिनों शायद 7 दिन पूरा ही दिन होते थे 99 में। बाद में उन्होंने 4 दिन कर दिए थे। तो मेरे से कहने लगे कि एक तुम जाना कल सुबह, और मार्केट से बहुत अच्छा 1.5-2 किलो का जग लाना, तांबे का, उसका ढक्कन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, कोई खराब नहीं हो। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ज़रूर लाऊँगी। हम लोगों ने क्या किया, हमने रात को तो पहुँचे थे बहुत देर में, 11 बजे के करीब। सुबह सबसे पहले हम मसूदपुर मार्केट में गए, तो यहाँ अच्छे जग नहीं मिल रहे थे। फिर हम मुनीरका गए, मुनीरका में एक बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ से हमने बहुत अच्छा जग लिया, जो आज भी मेरे बेटा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, वो आज कितने सालों से पी रहा है। आज ही इज़ 56 इयर्स ओल्ड एंड ही इज़ ड्रिंकिंग, तब 30 इयर्स का था। तब से या और अब जल की बात बताऊँ कि जब मैं दूसरे दिन हम लोग गए, हमने लंगर भी कर लिया, सब कर लिया, जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो गुरुजी को याद रहा। इतना बड़े रब भगवान को एक-एक संगत का याद है, हम क्या चीज़ है? हमारी तो कोई औकात नहीं। गुरुजी को ये याद रहा, आर्मी वालों से बहुत प्यार रहा उनका, उनका सबसे प्यार रहा। पर देखो 2 दिन में ही गुरुजी ने कहा, गु "रेणु आंटी, जग लाइयाँ?" बहुत प्यारी-सी पतली आवाज़। मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" पंजाबी में बोलते थे। मेरे को मालूम था, गुरुमुखी मैंने पढ़ी हुई थी पठानकोट में, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला, "हाँ जी गुरुजी, लाई हूँ।" तो कहते, "इधर लाओ।" सब 2-4 वो थे जोशी अंकल, और ये जो गुरुजी के फ़ेवरेट सेवादार थे, फ़ेवरेट थे गुरुजी के, सभी थे, कुछ ख़ास थे। मैं तो यही कहूँगी, जोशी अंकल को तो गुरुजी का एडीसी बोलते थे कि गुरुजी के एडीसी हैं द कर्नल जोशी अंकल, वो आज गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ स्टिल डूइंग सेवा इतने प्यार से, है ना? तो इसके बाद गुरुजी ने उसमें जल अपना पिया, और पता नहीं उसको खोला, उसमें शायद जल डाला था या नहीं डाला, कुछ मंत्र जाप सा उसमें किया, ढक्कन खोल के फिर ढक्कन को बंद कर दिया, और फिर बोले कि "इन्हू खोली ना, इसको आज इसके सिरहाने रख देना पानी भर के, और सुबह इसमें से 1 गिलास पानी पिएगा, सुबह उठते ही, कुछ नहीं, चाय-वाय नहीं, पहले चाय ये पिएगा, फिर इसको बाल्टी में डाल के इसको नहलाना, उससे नहलाना, सिर पे डालेगा, पूरे बॉडी में डालेगा। हमने कहा, ठीक है गुरुजी। हमने आते ही इसके सिरहाने रख लिया घर में ही, वसंत कुंज में, और सुबह पानी जल पिलाया 1 गिलास, जितना भी पिएँ, पिला दिया, अमृत बन गया, और इसके बाद उसको नहलाते रहे। और इसके बाद गुरुजी ने मना कर दिया था कि इसको नहलाना
मेरी ब्लेसिंग भी साथ चलेगी, साथ में दवाइयाँ जो हेड इंजरी की है, जो ब्रेन को ठीक करती है, उसको भी चलने दो। मैं क्या बताऊँ संगत जी, जिस दिन से पहले दिन से पानी जल लिया, धीरे-धीरे हमको पहचाना, तुम मम्मी हो, डैडी हो, किसी को पहले पहचानता नहीं था जब कोमा से निकला था। तो सबको जो और लोग थे जिनको जानते नहीं थे बहुत पहचानने लगा। मैं क्या बताऊँ कि क्या-क्या चीज़ें वो भूल गया और वो चीज़ें सब गुरुजी की कृपा से, मेरे रब की कृपा से, मेरे महाशिव की वजह से धीरे-धीरे इम्प्रूव होता रहा। फिर इसके बाद धीरे-धीरे खुद भी नहाने लगा और खाना भी अपना खाना भी लगा के देते थे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना लगा। मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्लेसिंग चलती रही। हम जाते रहे गुरुजी के पास और गुरुजी बीच-बीच में कहीं-कहीं ले जाते थे। कभी हयात रेजेंसी ले गए या कभी कहीं पुष्पा आंटी के यहाँ वो जो होता है नैनीताल वहाँ भी ले गए थे और उनको इतना मालूम था कि मैंने कहा गुरुजी आप मुझे नहीं बोला आपने नैनीताल। कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ तो गुरुजी ने तू तड़ाक से कभी बात नहीं की। बहुत इज़्ज़त से बात की हमसे। कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ तो कॉन्फ्रेंस है। मेरे को याद आई कि हाँ, हेड ऑफ़ द स्टेट आ रहे हैं अशोका होटल में, वहाँ तो मेरी कॉन्फ्रेंस है तो मैं तो कहीं नहीं जा सकती। आप ये देखिए कि हमें धीरे-धीरे पता चला कि गुरुजी को सब मालूम होता है, आगे-पीछे की कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने याद दिलाई कि तुम नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं चाहिए। जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो आप कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ऐसे ही करके दिन बीतते रहे, ऐसे दिसंबर आ गया, ये इम्प्रूव होता गया। इसके बाद गुरुजी ने कार्ड दिया एक कहते रुक जाओ रेनू आंटी को कार्ड दो, लाओ, लाओ, लाओ। साइन किए, ये मेरा ख़्याल है किया था दिसंबर बिगिनिंग में। तो गुरुजी ने पेन लिया, वो पेन ऐसे में चल नहीं रहा था। ऐसे करके गुरुजी कर रहे थे, मुझे वो सत्संग याद आ गया कि गुरुजी तो का पेन नहीं चल रहा, किसी को सेवादार को डाँट रहे। वो ठीक है, कर रहा है पेन तो दे अच्छा। ऐसे कुछ बोला। मैं मैं इतने में गुरुजी ने उसको सचमुच भूख लगाई। ऐसे करके ऐसे-ऐसे किया जैसे छटकते हैं कि चलेगा और वो चलने लगा। तो मुझे वो चीज़ याद है अभी तक मेरे गुरुजी ने इतनी ज़्यादा शाई निकल गई उसमें से फूँक लगाने से कि मेरे जो लिखा है कि रेणु आंटी एंड विथ फैमिली जब फैमिली ली तो हाथ उसके ऊपर हाथ चला दिया, तो वो जो थोड़ी शाई ज़्यादा निकली वो आज भी है मेरे घर में। मतलब उसपे थोड़ा-सा शाई आगे लग गई, गुरुजी फैम इसके बाद खड़े हो के कहते हैं मैंने कहा गुरुजी कहाँ आना है? कहते हैं कि सब कुछ पूछना है गुरु नाल इसमें सब लिखा है। फिर भी सेवादारों से कहा कि आंटी को बता दो, लिख के बता दो कहाँ आना है। तो और डेट-वेट सब लिखी है और फैमिली ਨੂੰ लाना 3 दफ़ा बोला, फैमिली ਨੂੰ ज़रूर लाना, फैमिली ਨੂੰ ज़रूर लाना। मैंने कहा गुरुजी मैं तो सब बच्चे आर्मी में उधर बाहर हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी फैमिली को लाने की। मैं लाऊँगी। उनको जब तक हाँ नहीं बोला, जब तक वो 3 दफ़ा बोलते रहे। फ्रेंड ने ज़रूर लाना ये फंक्शन में। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा गुरुजी ने कहीं बुलाया। जब घर आके हमने देखा तो उसमें लिखा था 26 दिसंबर और गुरुजी आ रहे हैं। ये कोई फार्म हाउस था मेरे को ना अभी उसपे लिखा हुआ है वो याद भूल जाती हूँ। तो वहाँ बुलाया तो 8 बजे का टाइम था 7 बजे का। अब वो दिसंबर का हम वेट कर रहे, मेरे हस्बैंड को तैयार किया, मैंने कहा चलो गुरुजी ने बुलाया है। उससे पहले संगत जी मैं जो-जो मेरे साथ उन्होंने कुछ चमत्कार किए जैसे मेरा एक केस चल रहा था बहुत, वो किया, फिर गुरुजी ने बोला खड़े हो जाओ, ऐसे संगत को खड़ा कर देते थे और बोलते थे बताओ जो पटियाला हाउस में जो केस मैंने बंद कर दिता, वो वाला सुना। अब बता हमें तो मालूम नहीं सत्संग क्या होता है, तो वो बातें मैंने सुना दी। ऐसे 2-3 दफ़ा सत्संग हुए थे, तो वो तो अलग बात थी। वो तो गुरुजी खड़ा कर देते थे। शब्द थोड़ी देर बंद कर देते थे और किसी से भी सुनते थे, चाहे वो शॉर्ट में 2 मिनट का या कुछ है। अब हमको वो दे दिया, अब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सुनो ये 26 तारीख है, आज 7 बजे से पहले ही पहुँचेंगे। गुरुजी ने ये कोई फार्म हाउस है। मेरा ख़्याल है मेरे को बाद में मैं बताऊँगी भूल जाती हूँ।
तो वो वहाँ हम पहुँच गए, छतरपुर के पास ही था। वो आजकल बंद हो गया है फार्म हाउस, किसी ने खरीद लिया है। तो हम लोग गए वहाँ, और तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ माने ना। मैंने कहा, "तुम क्या पहन के आए हो?" उन्होंने कुर्ता-पजामा पहना और चप्पल होती है बाटा की, वो पहनी हुई। उन दिनों रबर की चप्पल होती थी, आजकल तो मॉडर्न हो गया है, इंसान बढ़िया-बढ़िया आती हैं। तो कहते हैं, "मैं तो तैयार हूँ।" मैंने कहा, "क्या कर रहे हो?" कहते, "नहीं, गुरुजी ने फार्म हाउस पे बुलाया ना, कंफर्टेबल रहूँगा।" है ना? तो मैंने कहा, "कुछ नहीं होता, पैंट शर्ट पहन लो।" नहीं माने तो मैंने कहा, "चलो ठीक है, गुरुजी की आज्ञा होगी शायद।" तो मैंने कहा, "कुछ अच्छे वाले तो पहन लो कुर्ता।" मैंने कहा, "तुम" हाँ, ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर वो एक अच्छा सरोजिनी नगर से मैंने लखनऊ का लाके दिया था, तो वो पहना व्हाइट, बहुत अच्छा सा व्हाइट था। ही वाज़ लुकिंग स्मार्ट एंड अपना चल पड़े। गाड़ी जो है यही चला रहे थे, मैं साथ में बैठी थी। और जैसे ही पहुँचे वहाँ घोड़ा गाड़ी सब खड़े। अरे! मैंने कहा, क्योंकि जो इन्विटेशन था कार्ड, उसमें ये नहीं लिखा था कि शादी है। उसमें सिर्फ़ यही लिखा था कि हिज़ होलीनेस इज़ गुरुजी इज़ कमिंग टू ब्लेस यू, सो प्लीज़ गो कम देयर। तो इस तरह का कार्ड था, वो आज मेरे पास भी है। एक मेरी सौगात है। लोग पैसे को सौगात समझते हैं, कोई सोने-चांदी को समझता है। मेरे लिए तो वो जो लेटर है ना गुरुजी का लिखा हुआ, वो मेरी सौगात है, जो गुरुजी ने स्वरूप दिए गले में डालने के लिए, वो मेरी 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 पूँजी है, ज़िंदगी की पूँजी है। बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो वो लेटर को मैंने अपने साथ रख लिया था, और मेरे सब काम सही होते रहे और मेरे को ज़िंदगी मिली। अब मैं जाती हूँ फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे जैसे ही पहुँचे, मेरे हस्बैंड कहते हैं, "यहाँ तो बहुत भीड़ है, एक तो ड्रिंक का टाइम था आज, और तुम ना ले आती हो, आज मेरा बड़ा मन था।" ऐसे बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। तो मैंने कहा, "चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने बुलाया है, शादी है तो क्या हुआ, बुलाया है शादी, गुरुजी तो ले जाते हैं कहीं भी।" तो गाड़ी को खड़ी करने गए कहीं दूर, मैं एकदम गई और हट सुंदर सी, मैं भाग के गुरुजी के पास गई। मतलब मुश्किल से 5 फीट, 4 फीट भी होंगी, तो गुरुजी ने मुझे देख लिया। कहते, आ गई, ये आ गई अशोका होटल की मैडम, रेणु आंटी है।" वहाँ 2-3 लोग बैठे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, 8:30, तो लोग खाना खा रहे थे। वहाँ बहुत बढ़िया तरह-तरह के नॉन-वेज, वेज और चाइनीज़, जर्मन, ये वो पता नहीं क्या-क्या था, होगा। तो मैं गई, तो मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। कहते, "ये देखो, इससे मिलो।" सबसे इंट्रोड्यूस कर, जैसे बच्चों को कराते हैं, "ये मेरी बच्ची है, या ये मेरा बच्चा है, ये कर रहा है।" इस तरह हमने मुझे कराया, "ये देखो, ये अशोका होटल की मालकिन है।" मैंने कहा, "गुरुजी" उधर बोल सकती थी ना, एम्पायर स्टेट में तो चुप रहते थे। मैंने कहा, "क्या गुरुजी, आप मुझे मज़ाक कर रहे हो? मैं मालकिन नहीं हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ।" "ओहो! मैनेजर है तो काम तो कर रही है ना?" मैंने कहा, "हाँ गुरुजी, काम तो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ।" "अच्छा, मेरे को सब पता है।" मैंने कहा, "गुरुजी के आईटीडीसी में भी होटल के में भी गुरुजी के बहुत भक्त हैं, चेयरमैन वग़ैरह, उन्होंने कह दिया होगा काम करती है बहुत ज़्यादा।" फिर थोड़ी देर में मेरे कहते थे, "बैठ जाओ।" मैं गुरुजी के पास बैठ गई, चरण छू के। और वहाँ वो गुरुजी के पास आ रहे थे लोग, शादी वाले, ब्लेसिंग ले रहे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, लेके चले गए थे तब तक, तो गुरुजी तो वहाँ पहुँच गए थे 6 बजे ही। तो इतने में मेरे से कहते हैं, "रेणु आंटी, एक गल सुनो।" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहते, "वो कुर्ते-पजामे में कर्नल को बुलाया था, वो कित्थे रह गया?" मैंने कहा, "गुरुजी।" तो मैंने ये सोचा कि शायद वो गुरुजी ने देख लिया है कुर्ते-पजामे। मैंने पीछे मुड़ के गेट के पास देखा, तो कोई कर्नल अंकल नहीं था कुर्ते-पजामे वाला, मेरा पति। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मैंने बहुत बोला उनको कि तुम पैंट-शर्ट पहन लो, अभी तक तो आए नहीं है, पार्किंग में है, पर वो मानते नहीं हैं बात को। कहते, "मानेगा कैसे? उसके अंदर ईगो बहुत है।" इसीलिए तो मैंने उसको कुर्ते-पजामे में और नीले रंग की चप्पल में बुलाया है, उसकी ईगो आज खत्म करनी है। तो मैं बुलाया, उसका कोई कसूर नहीं है, उन्हों कुछ ना कहा, मैंने बुलाया। मैंने कहा, "चलो गुरुजी, क्यों?" मैंने कहा, "ईगो तो नहीं है, ये तो अच्छा सँभालते हैं।" "नहीं, नहीं, तुम नहीं जानती, ये तुम्हें पता चलेगा जब ये बुढ़ापे में तुमको परेशान करेगा, सुनेगा नहीं और ईगो की वज़ह से तकलीफ़ पाएगा, तो इसलिए मैं इसको इसकी ब्लेसिंग करके इसको ठीक करूँगा ईगो।" मैंने कहा, "ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा।" मैं वहाँ बैठ गई, गुरुजी को देखती रही, लोग आते रहे, ज़्यादा नहीं थे हट में, 10-12 लोग थे। इसके बाद आ गए कुर्ते प उनको कुछ नहीं कहा।
कर्नल अंकल को कुछ नहीं बोलते थे। वो उन्होंने वैसे ही मतलब माथा टेका, हाथ जोड़े, खड़े खड़े रहे। तो गुरुजी कहते हैं, "बैठ जा कर्नल।" ये कर्नल अंकल हैं जी, ये रेणुका अशोका की मैडम का, अशोका होटल की मालकिन का हस्बैंड है। हाँ, तो ये नहीं बोला कि ईगो है इसमें या पजामा कुर्ता पहन के मैंने बुलाया या कुछ है। मुझे अब जब मैं सत्संग कर रही हूँ तो वो ऐसे वीडियो सामने आता है संगत जी कि मैं क्या बताऊँ, वो मैं भूल नहीं सकती पूरी ज़िंदगी जब तक साँसें रहेंगी। तो मैं फिर कहने लगे थोड़ी देर में कि जाओ रेणु आंटी डंगर करो और जो अच्छा लगे वो करो, बहुत अच्छा-अच्छा खाना लंगर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं चल पड़ी। मैंने कहा ये मेरे पीछे-पीछे आएँगे, मैं तो अच्छी सूट पहनी हुई थी। चेन तो होती थी, गुरुजी ने मेरे को एक वो दिया था पेंडेंट, तो वो मैंने डाला हुआ था अपनी चेन में, वो आज भी है। तो मैं चली गई। इतनी देर में ये भी मेरे पीछे-पीछे आने लगे। तो एक आया सेवादार, सेवादार ने कहा, "आंटी आप रेणु आंटी हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" कहते, "वो अंकल कहाँ हैं कर्नल?" मैंने कहा, "ये तो हैं।" तो कहते हैं, "इनको गुरुजी बुला रहे हैं।" तो मैंने कहा, "जाओ, जाओ अब डाँट पड़ेगी, तुम्हें बुला रहे हैं।" तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी ने के सामने खड़े थे और गुरुजी कोई इशारा कर रहे थे कुछ, ऐसे कर रहे थे कुछ गिलास जैसे जूस का या ऐसा मैंने बाद में सोचा। मैं उस वक़्त तो नहीं ध्यान में आया। मैंने कहा चलो एक चेयर खाली थी मैंने कहा गुरुजी के चरण मैंने सेवा करनी है आज टाइम मिला है आज जब गुरुजी बैठेंगे तो मैं खूब गुरुजी की चरण सेवा करके पुण्य कमाऊँगी। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करेंगे। एम्पायर स्टेट में तो थोड़ा-सा ही दबाने को मिलता है। मैंने वेजिटेरियन खाना खाया, इतनी अक्ल मेरे को दी हुई है भगवान ने और हर एक को होनी भी चाहिए कि आप नॉन-वेज खा के कैसे गुरु को छू सकते हैं। तो मैंने वेजिटेरियन खाया खाना और आके आ गई, दाल-रोटी खाई मैंने और आके मैं गुरुजी के पास आ गई बैठ के। कहते, "खा खा लेता, सब खा लेता?" मैंने कहा, "हाँ जी, मैंने भी आइसक्रीम भी ली, सब लिया।" कहते, ठीक है, गुड।" ऐसे करके वो गप्पे मारते रहे। कोई-कोई आ रहा था, ब्लेसिंग ले रहा था। इतनी देर में भांगड़ा पार्टी आ गई। तो सब लोग कहने लगे भंगड़ा पार्टी आ गई, भंगड़ा पार्टी आ गई। तो गुरुजी का गार्डन था वहाँ, घास थी वहाँ एक कारपेट बिछाया और गुरुजी की जो आसन था जिस पे बैठे थे, गुरुजी खड़े हो गए और 2 लोगों ने आसन लेके आगे चले और वहाँ रख दिया ओपन में। और बड़ी अजीब-सी बात है कि 26 दिसंबर कितनी सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं थी। मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना था। लेडीज़ बड़ी-बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई थी। शादी थी ये सूद आंटी की बेटी की, दिव्या की शादी थी। मुझे बाद में पता चला कि दिव्या आंटी की सूद अंकल की बेटी की शादी है दिव्या की। तो इसके बाद मैंने कोई बद नहीं पहना, ना ही मेरे हस्बैंड ने पहना। अच्छा मौसम था, गुरुजी की वजह से था ना अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही वो करे तो मैंने कहा गुरुजी के पीछे-पीछे चली गई। जैसे ही पीछे ब गई तो मैंने जैसे गुरुजी बैठे हैं तो गुरुजी का जो लेफ्ट पैर था मैं बैठ गई और कुछ भी संगत को गुरुजी लाए थे जिनको हम नहीं जानते थे। क्योंकि हम एम्पायर स्टेट में जाते थे तो किसी को ख़ास नहीं जानते थे। जैसे मिनिस्टर वग़ैरह आ गए, जन कपूर आ गए, जोशी अंकल हैं, वो हैं, इनको तो हम जानने लगे थे। पर वैसे नहीं जानते थे कोई टी ऐसा हम मतलब नहीं था कि तुम कौन हो? तो बाद में जानने लगे। तो मैं लेफ्ट में हो गई और मैंने गुरुजी के चरण दबाने शुरू हो गए। जब चरण दबाने शुरू हुए, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोले। नहीं तो एम्पायर स्टेट में कोई चरण दबाता तो मना कर देते थे। तो मेरी तो बहुत मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ, शुकराना गुरुजी महाराज कि आपने मैं मेरे बेटे को ठीक किया और मुझे वहाँ बुलाया और मेरे को ये मौका दिया, मैंने चरण दबाए। तो बीच में वो करते भंगड़ा पार्टी गाने गाती थी और गुरुजी को बहुत अच्छे लगते थे पंजाबी। ये लौंग दा लश्कारा चल रहा था। गुरुजी अपने म्यूज़िक के बहुत शौकीन और ऐसे हाथ करके अपने पैर पे बोलते रहते थे। आपको सुनाई दे रहा है? क्या बात है! लेकिन तुम ना भी ना फ्रीजर में डाल दिया था। अरे बाप रे! सब हो गए नहीं मतलब अभी डाला था 1 हेलो, घंटा ये बीच में कौन बोला? थोड़ा सा हेलो सुरेश क्यों अंकल? यार जबरदस्ती तुम्हारा हेलो, ये भी सुरेश बहुत हो रहा अंकल? है तुम भी बता रहे हैं सुरेश अंकल ये बीच में क्या हुआ?
बीच में कौन बोल रहा है? सुरेश अंकल, आपको सुनाई दे रहा है? इसके बाद संगत जी ये हुआ। हेलो सुरेश अंकल, क्या सुनाई दे रहा है आपको? आंटी यू आर इसके ऑडिबल। अच्छा ठीक है, बीच में कुछ आवाज आने लगी थी। चलो कोई नहीं। इसके बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा कि फैमिली की चांदी है, तो मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी क्या? कि मैं तो कहते नहीं बेटे के बारे में कि कितना ठीक हुआ है। मैंने कहा गुरुजी बहुत ठीक हो गया है। कहते हैं तो गुरुजी ने कहते हैं तुम उसकी वजह से जुड़ी हो, तो क्या बोलते हैं अंकल, क्या चाहती है फैमिली? तो मैंने बोला गुरुजी ये चाहती है कि बिस्तर में ना रहे, और अभी तो काफी ठीक हो गया है, चलता है, फिरता है, खाता है, नहाता है, सब कुछ करता है, याददाश्त भी आई है। तो गुरुजी कहते जाओ कल्याण किता। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, कल्याण किता मुझे समझ में नहीं आई। तो गुरुजी समझ गए कि इसको कल्याण किता समझ नहीं आई। तो गुरुजी ने के वर्ड से ये कि यूनिफॉर्म पहनानी है ना, तो समझो कि पहना दी। और तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी कब? कहते हैं अब आप सोच लीजिए 26 तारीख दिसंबर, और 1 तारीख को लेटर आ जाता है कि दिल्ली के अंदर ही एक यूनिट है 61 कैवलरी, उसमें इसकी पोस्टिंग आ गई। और गुरुजी ने ड्यूटी दिलवा दी, क्योंकि ये पंजाब में यूनिट में नहीं जा सकता था। अभी काफ़ी चीज़ ठीक होनी थी, इलाज भी चल रहा था, तो इसलिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही थी। तो गुरुजी ने यहाँ पोस्टिंग करा दी। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं मन-मन सोच रही हूँ कि गुरुजी 6 दिन बाद पोस्टिंग ड्यूटी करेगा? तो कहते कि हाँ, तुमको अभी विश्वास नहीं आ रहा ना? गुरुजी के ये वर्ड्स थे। मान लीजिए गुरुजी जो कहते हैं वो 100, 101, 10% पूरा होता है। गुरुजी ने बोला, ये बच्चा, तेरा बेटा रिटायर तक नौकरी करेगा। मैंने कहा हाय राम, ये तो अभी इतना ठीक भी नहीं है, और अभी ड्यूटी करेगा, फिर रिटायर तक करेगा, इसका मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हैं, ये तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना कहने की आदत नहीं थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू आपका। फिर भी गुरुजी ने देखा कि ये शक कर रही है, मैं अंदर से सोच रही थी कि गुरुजी ने बोल तो लिया है, पर पता नहीं ये होगा या नहीं कि रिटायर तक नौकरी करेगा। और गुरुजी ने बोला जा रेनू आंटी की सोचदी है, 2 मुंडे भी दिते। अब मुझे समझ में ना आए, मुंडे तो मुझे समझ आ गई कि लड़के को बोलते हैं। थोड़ा-सा मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ कि 2 मुंडे देते तो मतलब मुंडा कौन-सा मुंडा? क्या मुंडा? तब तो समझ में नहीं आई। जनरल कपूर अंकल को मैंने आके बताया कि ऐसे मैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने कल्याण कितना बोला, और बोला 2 मुंडे देते। उन्होंने कहा कि तुम शक कर रही होगी, इसलिए गुरुजी ने सोचा कि रिटायर तक बोला है तो भी विश्वास नहीं, तो चलो इसको ये भी बोल दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और वो ही हुआ। 31 तारीख को लेटर आया, 1 तारीख को मेरा बेटा 61 कैंप में गया। मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते थे, वहाँ बैठता था, सब जगह घूमता था, फिर उसको लेके आते थे और घर में आराम से सोता था, दवाइयाँ खाता था। क्योंकि मेडिकल लीव पर था, तो वो घर में आ जाता था। तो मेडिकल लीव की अब तो ड्यूटी थी, तो वहाँ भी उनको मालूम था कि ये कारगिल वॉर का वुंडेड है, तो वो कोई ऐसा काम नहीं लेते थे, बस साइन करता था, और 5-6 घंटे नौकरी तो करनी है आर्मी की, चाहे बैठ के करो। तो वो बस बैठा रहता था, कभी-कभी नींद भी आ जाती थी, फिर थोड़ा उसको वहाँ का कर्नल है, वो कहते थे जाओ थोड़ा घूम के आओ। तो वहाँ वो जो हॉर्सेस वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट बॉडगार्ड, वो उसी 61 कैवलरी का है। तो ऐसे करके ये ठीक होता गया, और खूब ड्यूटी की, और बिल्कुल गुरुजी के उससे हो गया। फिर 6 महीने के बाद में फिर मैं जब ये ड्यूटी पे जॉइन करा, तब मैं गुरुजी के पास गई और मैंने शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी ड्यूटी जॉइन कर ली। गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया, पहुँची नहीं, कहते ड्यूटी जॉइन कर दी थी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी कर ली। थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो तो ड्यूटी कर रहा है। कहते हैं हाँ, मैं ब्लेस कर देता, कल्याण कर देता, चिंता नहीं करो, और अपने आते रहो, आंदे रहो। हम जाते रहे। फिर नए साल में पे तो ये से ड्यूटी जॉइन की थी। मैं 2nd को गई थी। 2nd को मतलब मेरे को रास्ते में
छतरपुर में रेवड़ी वाला मिला, तो मैंने बहुत सारी रेवड़ी ली, मैंने फिर वहाँ रखी, फिर आंटी ने, सुधा आंटी ने बाँटी होंगी। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे साथ जो उपकार किए, फिर हम जाते रहे, और उसके बाद तो पता नहीं कितने-कितने सत्संग हुए। टाइम कम है, 2-3 मिनट ही हैं, क्योंकि अंकल को और भी शर्मा अंकल का भी वो करना पड़ता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। मैं फिर सत्संग करूँगी, पर अगला सत्संग मैं दूसरा करूँगी 2005 का, जब गुरुजी ने मुझे थोड़ा डाँट लगा के मेरे से बला-टला टाली थी और मेरे को ज़िंदगी दी थी। तो हम जाते रहे और गुरुजी से प्यार लगते रहे, समाधि ले ली तो लगा कि बस अनाथ हो गए हैं, पर संगत जी वो कहीं नहीं गए। वो तो आज भी हैं, उनके से प्यार करो, उनके स्वरूप से बात करो। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि माँगो नहीं, हम तो कलयुगी हैं, हम तो माँग लेते हैं। मैं तो कह देती हूँ गुरुजी आज तो मेरे को बहुत तकलीफ़ है पैरों में, अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरे को तो बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरे पैर ठीक रहें, मैं बिस्तर में ना रहूँ और आपके मंदिर आती रहूँ। इतना तो मेरा आपको करना पड़ेगा, और गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जहाँ कोई तकलीफ़ हो, आप गुरुजी का जल प्रसाद जो घर में है वही पुली है, वही अमृत बन जाता है। हम कह देते हैं कि जाओ मंदिर से जल लाएँगे, उसको पिलाएँगे, तो गुरुजी की बहुत शक्ति है। और इसी बीच टाइम में मेरे को इतनी संगत प्यारी मिली, मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी मिली, मतलब मैं क्या बताऊँ, दिल्ली में क्या सब जगह इतना प्यार करते हैं, मुझे माँ मानते हैं। जन कपूर कहते थे बहुत बेटियाँ हैं, और जिसमें से देखो ये अनु शर्मा है, कमल वासिर है, ज्योत्सना से मेरी रोज़ बात होती है, करणवीर है, जो कि गुरुजी के पास जालंधर में थी। उनकी मम्मी को गुरुजी चाची बोलते थे। उसको भी बहुत ब्लेस किया, बड़ी ब्लेस संगत है करणवीर, वो मेरी बेटी है, मेरी अपनी मतलब बेटियों से भी ज़्यादा है, इतना प्यार करती है। ऐसे ज्योत्सना है, अनु शर्मा है, कमल है, मतलब गुड़गाँव की कोई भी संगत जो है सब बहुत प्यार करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी हमारे हमको सबको परिवार को अच्छा रखना, जो बहुत दूर-दूर तक अरबों-खरबों तक आपकी संगत बढ़ती रहे। दुनिया में बस आपकी जय-जयकार हो, जय पो प्यारे, आप शक्तिमान हैं और आप सब कुछ हैं। आप सबको ब्लेस करिए, सबके गुरु परिवार पे कृपा रखिए। मेरे परिवार पे तो आपने बहुत-बहुत कृपा रखी हुई है। दुख-सुख आते जाते हैं, पर गुरुजी 90% खुद लेते हैं, 10% हमसे नहीं होता। आप घबराइए नहीं, जिसके साथ गुरु है, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सत्संग कराने का। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, जय गुरुजी सुरेश अंकल। जय गुरुजी महाराज। रेणु आंटी, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से भाव से संगत शेयरिंग की है। बेटे के सत्संग का सुनाया, करिकल के बहुत अच्छा लगा सबको। जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार ही गुदगुद आते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा झलकती है हम सब पर। उन्हीं इसी के की कृपा है। जी आंटी। मैं कुछ नहीं बोल रही सुरेश अंकल, ना तो मैंने कभी सत्संग, कभी मैंने कागज पेंसिल पे लिखा। मैं खुद अकेली बैठी हुई गुरुजी के सामने, गुरुजी जो बुलवाते हैं वो ही मैं बोलती हूँ। जी उन्हीं की आंटी। कृपा है, हम कुछ नहीं है। बस जी आंटी। याद करते रहो, प्यार करते रहो, और आप इतनी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि संगत से मिलवा रहे हैं, सबके सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं तो तैयार रहती हूँ 8 बजे की, मैं कब मैं सुनूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी आंटी।